हम्म। अभी जितने भी कमेंट्स आए हैं ना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और सारे कमेंट्स का शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करूंगी। सारे मतलब सारे नहीं पढ़ पाऊंगी, 15 20 25 कोशिश करते हैं कितने हो पाते हैं। पहला कमेंट बहुत अच्छा है, यू आर बेस्ट डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच। और उसके बाद सतीश शाह ने नमस्ते, नॉर्मल सा कमेंट है। ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि क्या जो एनिमल मूवी है जो आजकल आई है उसका हाइप बहुत ज़्यादा है, इस मूवी के बारे में आप मेरा ओपिनियन या मेरा रिएक्शन जानना चाहते हैं। 300 या 400 लोगों ने कमेंट किया, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने बोला यस और 30% लोगों ने बोला कि नहीं। एक व्यक्ति ने, इनका नाम है Arch755, इन्होंने बोला नॉट एट ऑल। और मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसी फालतू चीज़ों के ऊपर कोई भी रिएक्शन दिया जाए। वो तो मैंने ऐसी कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी। मूवीज़ वगैरह के ऊपर रिएक्शन देने की ज़रूरत होती नहीं है। मूवी इंटरटेनमेंट की चीज़ है, देखो और देख के मज़े लो, उसके बाद भूल जाओ। ज़्यादा उसके बारे में सोचने विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जितेंद्र 7437, इन्होंने सवाल पूछा है, मैम आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर गैल ब्लैडर स्टोन। देखिए, जो पित्त की थैली में यानी कि गैल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं उसका ट्रीटमेंट एक या दो दवाइयों में नहीं होता है, एक प्रॉपर लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है जो कि लगातार 3 से 4 महीने तक चल सकता है। ठीक है, 3-4 महीने, हो सकता है 15 दिन ही चले, हो सकता है 1 महीने चले, लेकिन जनरली 3 से 4 महीने तक चलता है और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है। और उसके बावजूद भी 100% श्योर नहीं होता कि जो गैल ब्लैडर स्टोन है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी जो जगह होती है वो बहुत ही विचित्र जगह होती है। ठीक है, तो वहाँ से निकालना, उसको इंटेस्टाइन में लेकर आना और फिर उसके बाद में वो स्टूल के माध्यम से, मल से शरीर से बाहर निकले, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो गैल ब्लैडर के केस में जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होती है। जनरली इसकी सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी सर्जरी ज़्यादातर नहीं करवानी चाहिए। गैल ब्लैडर स्टोन है, उसको रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर उसकी वजह से, गैल ब्लैडर स्टोन की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाए या फिर अल्ट्रासाउंड में आपका जो ब्लैडर है वो श्रिंक होने लगे, सूखने लगे, तभी उसकी सर्जरी करानी चाहिए। जनरली आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपको हल्का सा पेट में दर्द था और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको गैल ब्लैडर में स्टोन है, तो प्लीज़ अननेसेसरी सर्जरी मत कराइए, उससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान बहुत ज़्यादा है। बिना मतलब में एक पूरा हेल्दी ऑर्गन निकाल रहे हो। उसके बाद ये देवा शशि बोरा, इन्होंने सवाल पूछा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्राह्मी ले सकते हैं क्या? नहीं, ब्राह्मी वटी का प्रयोग प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में प्रयोग करना है तब आप नॉर्मल तगर का प्रयोग करिए, चंदन का प्रयोग करिए, ये सिंपल मेडिसिन का प्रयोग करिए। ब्राह्मी हो गया, शंख पुष्पी हो गया, इनका प्रयोग प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी में कर सकते हैं 3-4-5 दिन के लिए, तो ऐसा कोई तुरंत का हार्ड इफेक्ट नहीं आएगा एकदम से, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रयोग नहीं करें। मैम अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट, नेक्स्ट पार्ट। ओके, ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस बताया था, उसका ट्रीटमेंट में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए उन्होंने कमेंट किया है, और बनाएंगे इसके ऊपर भी, ट्रीटमेंट के ऊपर भी बनाएंगे। वैसे ट्रीटमेंट ना डॉक्टर से पर्सनली करवाया करो, मिल लो यार, थोड़ी सी मेहनत करो। अपने आपके शहर में आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, उनके पास में जाइए, 200-500 रुपये की उनकी जो फीस है उनको दीजिए और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट की अपनी लिमिटेशन होती हैं। और दूसरी बात, आयुर्वेद में ऐसा जनरलाइज ट्रीटमेंट की एक ट्रीटमेंट में बता दूं और हर व्यक्ति के ऊपर काम कर जाए, वो नहीं होता है। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम बता सकते हैं कि हमें इस तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली मेडिसिन डिसाइड करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हो सके तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाइए और उनके पास में, उनके सुपरविजन में, उनसे पर्सनली मिलकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। एक सवाल, ये सवाल में नहीं आया, इन्होंने बोला है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छे से वीडियो बनाया करो। पता नहीं, समझ में नहीं आया, मतलब वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं कोई उटपटांग वो सब एंटरटेनमेंट वाले काम तो करती नहीं हूँ। मेरे को तो मेरा काम है आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में एडवाइस देना, वो कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा फैंसी चीज़ें मैं कर नहीं सकती, वो मेरा नेचर नहीं है। मैम धातु क्या होती है, ज़रा इसके बारे में जानना है, इम्पॉर्टेंट, आराम 30 मिनट एक्सप्लेन वाला करिए। एक बड़ा वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं धातु के ऊपर। धातु क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारा शरीर सप्त धातुओं से मिलकर बना होता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में एक एक करके सप्त धातुओं में कन्वर्ट होता जाता है और उसी से हमारा शरीर बना है। जैसे कि अस्थि है तो अस्थि धातु है,
अब अस्थि धातु में केवल बोन नहीं होती, आयुर्वेद में लिगामेंट है, टेंडोन है, कार्टिलेज है, ये सारी की सारी चीजें अस्थि धातु में काउंट होती हैं। आपके शरीर में मांस है, यानी कि बॉडी फैट जो आपके शरीर में है, जो मसल्स हैं आपके शरीर में, वो मांस में आती है। मेद आपके शरीर में जहां कहीं पर भी फैट वाली चीज है, लिपिड वाली चीज है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज है, जिसकी भी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी मेंटेन होती है, वो सारी चीजें मेद में आती हैं। इसी प्रकार से रस है, रस हमारे शरीर का एक जीवनीय तत्व है जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपके जो जितने भी विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, अमीनो एसिड हैं, आपका जो कुछ भी ब्लड में ट्रैवल करता है, ये सारी चीजें आपको रस धातु में काउंट होंगी। या वैसे एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं है, पर समझने के लिए रक्त धातु में ब्लड है, और ब्लड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ब्लड हो गया, सीरम हो गया, लिम्फ नोड हो गए, ये सारी चीज, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें रक्त धातु में आएंगी। तो एक तरीके से आपकी पूरा बॉडी का सिस्टम है। लेकिन जैसे एलोपैथी में क्या होता है, लिवर एक अलग ऑर्गन है और लिवर का ट्रीटमेंट अलग डॉक्टर करेगा, इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट एक अलग डॉक्टर करेगा। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में सप्त धातुओं से ही पूरा शरीर मिलकर बना है और उसी के आधार पर एक ही डॉक्टर सारे ट्रीटमेंट करता है। और कैमरा ना टेढ़ा हो रहा है, आप थोड़ा सा कैमरा इधर से उठा लीजिए इधर से ओके। हाँ, उसके बाद ये एक और कमेंट है यूजर टीवी का कि मैम बात करनी है, नाराज हो क्या, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा नंबर तो इनके पास है नहीं, और कहाँ पे इन्होंने मेरे को मैसेज किया, किस मैसेज का मैंने रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं। जिन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट भी लिया होगा उनके पास मेरा ईमेल आईडी होगा। टेलीफोन तो जो होता है, टेलीफोन कंसल्टेशन के समय मैं ऑन करती हूँ, उसके अलावा तो वो फ़ोन तो कभी ऑन रहता नहीं है, तो उस पर तो कोई मैसेज आएंगे नहीं। तो पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये स्किन काला होना कैंसर तो नहीं होता है? नहीं, कैंसर स्किन काली नहीं होती। जो कैंसर होता है, स्किन का कैंसर होता है, उसमें स्किन के ऊपर ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं, घाव बनते हैं, या फिर स्किन के ऊपर ग्रोथ होती है। स्किन का कलर चेंज कर देना, थोड़ा सा ब्लैक हो जाना, थोड़ा सा डल हो जाना, कैंसर का सिम्टम नहीं होता है। मैम स्किन लूज हो जाए, ये किसने सवाल पूछा है? किट्टू चौधरी ने। मैम स्किन अगर लूज हो जाए और कम एज में रिंकल्स हो जाएं आईज के पास, तो क्या करें? रेगुलर मसाज करिए। अगर आपकी एज कम है फिर भी आपकी स्किन ढीली पड़ रही है, तब आप उसको रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से टाइट कर सकते हैं। फेस की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, कुछ अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती है जो कि आपकी इस मसल्स को, ये भी एक मस्कुलर है ना, पूरा मसल्स ही बना हुआ है ये सब, तो इसको टाइट करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। आप यूट्यूब पर बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। एक्सरसाइज करिए, स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर करिए। रिंकल्स को हटाने के लिए आपको किसी भी ऑयल से, घी से मालिश करनी चाहिए। भले ही ऑयली स्किन है, अगर ऑयली स्किन है तब भी आप चेहरा धोने के बाद में यदि घी लगाकर स्किन की मसाज करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट होगी। ऑयली स्किन है तो मसाज करने के बाद में चेहरा अच्छे से धो लीजिए। अगर ऑयली स्किन नहीं है तो मसाज करने के बाद चेहरे को वैसे ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जसबीर सिंह बोलते हैं, मैम मेरा यूरिक एसिड भी ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल भी 216 है, अब मुझे अविपत्तिकर लेना है या कुछ और, प्लीज़ बता देना जी। देखिए, कोलेस्ट्रॉल अविपत्तिकर चूर्ण जो होता है, इसमें लगभग 50% की मात्रा में शुगर होती है, शक्कर होती है। इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको अविपत्तिकर चूर्ण नहीं दिया जाता। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से इसका कोई सीधा रिलेशन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपको है तो आप अविपत्तिकर चूर्ण लें या नहीं लें, ये बाकी और दूसरी जो हेल्थ कंडीशन होगी ना, उसके आधार पर डिसाइड होगा। अकेले अविपत्तिकर से कोलेस्ट्रॉल ना ही बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल वाली कोई चीज़ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है, डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूरिक एसिड वाली जहाँ तक बात है, तो जो अविपत्तिकर चूर्ण है उसका जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट ड्रग होती है वो होती है निशोथ। निशोथ होता है विरेचन। ये क्या करता है? ये मल को शरीर से बाहर निकालता है। आयुर्वेद में निशोथ को पित्त विरेचक कहा जाता है। और जो यूरिक एसिड है वो एक तरीके का बॉडी में पित्त है। जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर पित्त बढ़ जाता है, तब यूरिक एसिड, यूरिया और नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ते हैं। तो जो यूरिक एसिड है वो एक तरीके का पित्त है। तो इसका मतलब आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ा है तब आप अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट 2-3 सवाल और लेंगे, 2 सवाल और लेंगे। नेहा मैम 100 टाइम थैंक यू, ये बहुत सिंपल सा है। उसके बाद मोबिन ने गुलाब और दिल बना के भेजा है, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। लास्ट सवाल लेते हैं। उन्होंने बोला है कि
नमस्ते डॉक्टर, लैट्रिन जाने के बाद गैस हो जाती है, बाकी खाना पीना योग सब सही रहता है। अगर आपको लैट्रिन करने के बाद, मल पास करने के बाद गैस बन रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो आंतें हैं वो पूरी तरीके से खाली हो जाती हैं। जब आप मल पास कर देते हो तो एकदम से पूरा इम्पिटी हो जाता है और इम्पिटी होने की वजह से वहाँ पर फ्लैटुलेंस डेवलप हो रहा है। तो ये अच्छी बात होते हुए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पेट के अंदर वायु भर जाती है। तो यहाँ पर आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। मल पास करने के बाद में अपने पेट को थोड़ा सा दबाया करिए। आप प्रेस करेंगे ना अलग अलग तरीके से, तो अंदर जो गैस बन रही है ना वो भी एक दो बार डकार के रूप में या फिर नीचे अधोमार्ग से बाहर निकल जाएगी। और दूसरी बात, आप लैट्रिन पास करने के बाद में अगर कुछ खाना खा लें, वो भी ड्राई चीजें खाएं, ऐसी चीजें जो थोड़ी सी सूखी होती है। मैं जनरली टोस्ट खाने के लिए बोलती हूँ। जो टोस्ट है या खाखरा है या ऐसी जो चीजें होती है ना जो बिल्कुल ड्राई सी होती है, वो खाएंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेडिसिन लेने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, केवल एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि मल अच्छे से पास हो रहा है, पूरी तरीके से आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो रही है, जिसकी वजह से नॉर्मली जो वायु होती है, जो हमारा फिजिक्स के सिद्धांत है कि जहां कहीं भी वैक्यूम होगा, जहां कहीं भी खालीपन होगा, वहां पर वायु तेजी से गति करती है। तो सेम सिद्धांत हमारे शरीर में लग जाता है, और अगर आपका मल 100% पास हो जाएगा तो ये दिक्कत आती है। तो हेल्थ इशू नहीं है, अच्छी बात है। तो इसके लिए आप केवल थोड़ी सी मसाज करें पेट के ऊपर और तुरंत ही कुछ खा लिया करें या फिर हल्का गुनगुना गर्म पानी पी लिया करें, जिससे कि आपकी आंतों के अंदर जो खालीपन डेवलप हुआ है वो सही हो जाए। चलिए, इतने ही सवाल आज मैं लूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बाकी और कुछ भी नहीं। बाय बाय।